I start in the name of Allah, who is very kind and merciful. My name is Wasim Akhtar. Welcome to our Inspiration Academy. In this lecture, we are going to discuss the topic of differentiation. Differentiation. एंड और आउटलाइन विल भी, जो हम आउटलाइन जिसको हम फॉलो करके प्रोसीड करेंगे लेक्चर को, वो हमारे पास क्या होगी। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे। बैकग्राउंड मीन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक हम पहुँचे, वो थोड़ा बहुत देखेंगे। देन इसमें जो मैथमेटिशियन ने काम किया, जिन्होंने ये आइडिया हमें दिया, उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देन इसके बाद हम देखेंगे इसमें कि किस तरह हम प्रोसीड करके डेरिवेटिव बनाते हैं। तो सेकंड पे हम देखेंगे, उसमें एक चीज़ आएगी हमारे पास, एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज। देन उसके बाद एवरेज रेट ऑफ चेंज के पास हमारे पास बनता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। देन फोर्थ पे जाके हम पहुंच जाएंगे, किसके पास हम पहुंच जाएंगे, हम डेरिवेटिव की एग्जैक्ट डेफिनेशन पे पहुंच जाएंगे। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, एक काम जो आप लोगों ने करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पे लाइक करना है, फॉलो करना है और दूसरों से इसको शेयर भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन पे पहुंचने से पहले अभी तक जो हमने पढ़ा उसका बैकग्राउंड जानना बड़ा ज़रूरी है कि हमने क्या कुछ पढ़ लिया और उससे ये कैसे रिलेट होगा। बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो हमने स्टार्ट किया था फंक्शन से। फंक्शंस y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। देन इसकी हमने टाइप्स पढ़ी, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, वो सारी टाइप्स हमने इसमें डिस्कस की। डिस्कस करने के बाद फंक्शंस के बाद हमारे पास जो सेकंड चीज़ आई थी, हमने देखा था फंक्शन में जो हमारे पास सेकंड चीज़ आ रही थी, लिमिट ऑफ द फंक्शन। लिमिट ऑफ फंक्शन। लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या चीज़ थी? लिमिट ऑफ द फंक्शन वो एक पॉइंट था जिसपे फंक्शन हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न करता था। मींस एक्स अप्रोच कर रहा था किसी एक पॉइंट ए को, देन जो हमारे पास गिवन फंक्शन था वो अप्रोच कर रहा था। लेट्स से कि मैं कहता हूँ मेरे पास गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, वो अप्रोच कर रहा था किसी एक ख़ास नंबर एल को, जिसको हम लिमिट बोलते हैं, कोई भी रियल नंबर होगा। लिमिट के कंसेप्ट के बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप पे जाके जो हमने चीज़ डिस्कस की, वो हमारे पास थी कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी जो हमने ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ी चीज़ हमारे पास वो थी कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी ऑफ फंक्शन। तो स्टार्ट काम हमारे पास होता है फंक्शन से, देन हम लिमिट पढ़ते हैं। लिमिट के बाद हमने डिस्कस किया कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी के बाद डायरेक्ट रिलेशन बनता है हमारा डिफरेंशिएशन से, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। डेरिवेटिव की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? डेरिवेटिव का आइडिया हमें किस वजह से ज़रूरत पड़ा? डेरिवेटिव से पहले जो एशियंट ग्रीक्स थे या उससे पहले जो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने एक आइडिया डिस्कवर कर लिया एरिया ऑफ द कर्व फाइंड करने का, जिसको हम इंटीग्रेशन में जाके पढ़ते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो उन्होंने सम ऑफ का एक एडवांस फार्मूला तैयार कर लिया था। लेकिन मसला कहाँ पे था कि हमारे पास डिफरेंशिएशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और जब तक डिफरेंशिएशन इन्वेंट नहीं हुई, इसकी डिस्कवरी नहीं हुई, तो हमारे पास क्या था कि मैथ जो था वो ऑलमोस्ट एक लिमिटेड हद तक था। लेकिन जैसे ही डिफरेंशिएशन कैलकुलस की ईजाद होती है हमारे पास, तो ये आइडिया एक वास्ट हो जाता है और हमारे पास मैथ्स मज़ीद ब्रांचेस में मज़ीद अच्छे तरीके से काम करता है और अपना फेम हासिल करता है। तो जो सबसे पहले इस पे जो मैथमेटिशियन थे हमारे पास, जिन्होंने आइडिया ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस का आइडिया दिया, उसमें हमारे पास इंग्लिश मैथमेटिशियन थे हमारे पास सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने इसका पहला आइडिया दिया। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि विलियम्स लेबनीज हमारे पास मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने हमें आइडिया दिया इसका कंसेप्ट ऑफ द फंक्शन और ये नोटेशन यूज़ की। तो वो हमारे पास सेकंड मैथमेटिशियन थे हमारे पास विलियम
लेबनीज़, NIEZ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लेबनीज़ हमारे पास, ये सर विलियम लेबनीज़ थे। इन्होंने डिफरेंशियल कैलकुलस की बेस रखी। जब उन्होंने बेस रखी तो हमारे पास क्या हुआ कि मैथ ने अपनी एक और ब्रांच को एक्सटेंड कर दिया, और ये डिफरेंशिएशन का जो हमारे पास कंसेप्ट है, ये हमारे पास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पास इस्तेमाल होता है। हमारे इंजीनियर इसको यूज़ करते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट इसको यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट यूज़ करते हैं। वो इन चीज़ों को, इवन के फिज़िक्स इवन कि आप देखें कि हर ब्रांच, साइंस की जितनी ब्रांचेस हैं उसमें आइडिया ऑफ डिफ्रेंशिएशन यूज़ हो रहा है हमारे पास। तो ये एक वास्ट कंसेप्ट है और बहुत ही बड़ा कारनामा था जो इन दो हमारे पास मैथमेटिशियन थे, इन्होंने सर अंजाम दिया। इसके बाद मैथ को एक और नया रुख मिल गया, इसकी बुलंदियाँ ज़्यादा हो गई और इसका कंसेप्ट और वास्ट हो गया, यानी कि लोग इसकी तरफ इसको यूज़ करते हुए बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी करने में मशगूल हो गए और बहुत सारी डिस्कवरीज होती हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम डेरिवेटिव तक पहुंचते किस तरह। ये तो था थोड़ा इसका बैकग्राउंड जो हमने डिस्कस करना था कि मीन पता तो होना चाहिए कि ये कंसेप्ट किस वजह से बना, क्यों बना, और कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस पर काम किया। तो वो थोड़ा सा मैंने इसकी बैकग्राउंड जो हिस्ट्री थी वो बताई। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि हम अप्रोच कैसे करके इस डेरिवेटिव वाले कंसेप्ट तक। डेरिवेटिव तक पहुंचने से पहले दो चीज़ों का क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। एक हमारे पास कंसेप्ट था, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा आपको रिव्यू करा देता हूँ। हमारे पास कंसेप्ट था फंक्शन का, y = f(x). देन इसमें एक मेन कंसेप्ट जिस पे पूरा फंक्शन बेस कर रहा होता है वो हमारे पास था डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन दो कंसेप्ट का अगर आइडिया नहीं होगा तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव को समझ नहीं सकते। तो इनको समझने के लिए मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है f(x) = y(x). एक ही चीज़ होती है, मैं इसकी डेफिनेशन बना देता हूँ कि मैं इसको f(x) की जगह मैं लिख लेता हूँ y = लेट से मैं कहता हूँ x² + 1। एक ये इसकी जर्नल नोटेशन थी। दूसरा हम इसको इस तरह लिखते हैं। तो इसमें ही हमारे पास कंसेप्ट क्लियर होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। देखें इसमें जब मैं चेंज करता हूँ वैल्यू x की, लेट से मैं कहता हूँ एट x = 1, हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, y = x की जगह हम 1 पुट करेंगे 1² + 1, देन y = 2 बनता है। एक चीज़ अभी देखते जाए, मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, x = 2 कर दें, y = 2² + 1, y = 4 + 1 which is equals to 4 + 1 which is equals to 5। इसी तरह एक और वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं, वहाँ पे हमारा आइडिया क्रिएट हो जाएगा, उससे हम देखेंगे एट x = 3, y = 3² + 1 which is equals to 10। अच्छा यहाँ पे थोड़ा गौर करें, x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 2 बन गई। x की वैल्यू अगेन चेंज हुई, हमारे पास मैंने x को 2 दिया, y की वैल्यू भी चेंज होगी। x की वैल्यू मैंने अगेन चेंज की, इसको मैंने 3 दिया तो मेरे पास y की वैल्यू 10 बन गई। सारे प्रोसेस में हो क्या रहा था कि x की वैल्यू से y की वैल्यू चेंज हो रही थी। मीन जो y था वो x पे डिपेंड कर रहा था। कैसे डिपेंड कर रहा था कि x की वैल्यू में जैसे ही चेंज आता है तो y ऑटोमेटिकली उसके साथ हमारे पास चेंज हो जाता है। जब y हमारे पास चेंज होता है तो इससे हम क्या अर्ज करते हैं कि x तो उसको तो हम वैल्यू दे रहे थे, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा था। हमने चेक किया, एक वैल्यू दी, उसमें x में कुछ चेंज नहीं है, उसकी स्पेसिफिक वैल्यू थी। अगेन मैंने उसको 2 दी, 3 दी, इसी तरह और भी वैल्यू देता जाऊँ तो उसमें चेंज आता जाएगा। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू पे चेंज आता है तो y उसके साथ चेंज हो जाता है। तो हम कहते हैं x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज़ द डिपेंडेंट, या दूसरे रूप में हम कहते हैं y डिपेंड्स अपॉन x। मतलब क्या हुआ कि जैसे x को चेंज करेंगे
वाई चेंज होगा। इसी तरह अगर मैं इसको थोड़ा सा रियल लाइफ में आपको एक्सप्लेन करूँ, हम कहते हैं कि गाड़ी की हम वेलोसिटी को देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी उस लम्हे पे इतनी थी, आफ्टर द 5 सेकंड उसकी ये थी, या आफ्टर द 10 सेकंड, या लेट्स से कि 1 घंटे के बाद उसकी वेलोसिटी ये थी। अब आप देखते हैं अगर मैं वेलोसिटी को फंक्शन लिखूं, लेट्स से मैं कहता हूं कि हमारे पास v इक्वल्स टू एस ऑफ टी, मैं लिख देता हूं v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस ऑफ टी मीन्स v इक्वल्स टू एस ऑफ टी, v इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम या डिस्टेंस। जैसे जैसे हम टाइम के साथ उसमें चेंज आता गया, यानी कि एक लम्हे में हमने टाइम की वैल्यू और चेक की, हमारे पास v की वैल्यू डिफरेंट आई, अगेन मैंने दूसरी उसमें पुट की वैल्यू t की किसी और लम्हे पे, तो उसकी वैल्यू चेंज आ रही है। लेकिन जैसे जैसे मैं टाइम चेंज करता जाता हूँ मेरे पास वेलोसिटी भी चेंज होती जाती है। इसके अलावा अगर हम इसी की दूसरी एग्जांपल को समझना चाहें तो मज़ीद आसानी के लिए, तो हम देखते हैं पेरेंट्स और चाइल्ड्स की। जो पेरेंट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट है, और जो उनकी औलाद होती है वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। किस तरह, जब एक बच्चा पैदा हुआ, ग्रूमिंग के बाद उसने, अब वो वालिदैन पे टोटली डिपेंड कर रहा है कि उसके वालिदैन उसको किस तरफ लेके जाते हैं, इवन कि उनका रिलीजन क्या है। अगर वो मुसलमान है तो उसका ऑब्वियस जो बनेगा मज़हब बचपन में वो इस्लामी होगा, अगर वो किसी और रिलीजन से, अगर वो हिंदू है तो वो उन्हीं को फॉलो करता होगा, क्योंकि उन्हीं पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे उनमें चेंज आएगा बच्चे में भी उसी तरह चेंज आता है। दूसरी चीज़, अब वालिदैन बच्चे को भेज देते हैं किसी एक स्कूल में, टोटली डिपेंड कर रहा है कि वो वालिदैन कहाँ पे उसको भेज रहे हैं, क्योंकि इतना शऊर नहीं है उसमें, तो टोटली डिपेंडेंस किस पे होगी, वालिदैन पे। अभी इसको रिवर्स करके देखें, बच्चे की एज बढ़ती गई, बच्चा जवान होगा, तो अभी उसके साथ साथ वालिदैन की भी एज बढ़ रही है। होता क्या है कि जब वो ओल्ड एज में पहुंचते हैं तो हमारे पास पहुंच के वो एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं कि वो बूढ़े हो जाते हैं। देन अभी डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट तो सेम ही होगा, लेकिन हमारे पास क्या होगा, सारा सिनेरियो चेंज होगा। वो किस तरह चेंज होगा, अभी वालिदैन ने कुछ हरकत करनी है, अगर वो अल्लाह ना करे ऐसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि वो खुद मूवमेंट भी नहीं कर सकते, किस पे डिपेंड करें, अपने बच्चों पे या अपना जो भी सर्वेंट होगा उस पर। मीन्स के डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस आपस में इंटरलिंक है पूरी दुनिया में, हमारे सराउंडिंग में भी। तो सेम हमारी सराउंडिंग में जितनी चीज़ें हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करता है मैथ्स भी, लेकिन इसका एक अपना अंदाज़ है, उस अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं कि एक की वैल्यू चेंज करने से अगर दूसरी की चेंज होती है तो मीन्स जिसकी वैल्यू हमने खुद से अलॉट की वो तो इंडिपेंडेंट था, उस पर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज की तो हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई था वो भी चेंज हो गया। तो ये बेसिक कंसेप्ट था डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का, इसको समझना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि डेरिवेटिव में जितने हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यही हमने चेंज चेक करनी है। अच्छा, इसके बाद हमने जो सेकंड चीज़ डिस्कस करनी थी, हमारे पास था एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, इसको समझने के लिए थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। लेट्स से कि मैं कहता हूँ मेरे पास एक कोई डिस्टेंस फंक्शन है, डिस्टेंस है फंक्शन है टी का, एस ऑफ टी, और मैं कहता हूँ कि हमारे पास इनिशियल जो टाइम था टी वो क्या था हमारे पास, सॉरी एट इनिशियल स्टेज जो मैं टाइम लेता हूँ वो मैं लेता हूँ टी। आफ्टर सम टाइम जब कुछ टाइम पास होगा, लेट से 4 सेकंड 5 सेकंड या 1 मिनट, उस दूसरे को मैं कह देता हूँ हमारे पास टाइम था T1। इनिशियली T था, उसके बाद हमारे पास कुछ लम्हे गुजरने के बाद हमने उस टाइम को ले लिया T1। तो यहाँ पे चूँकि S इज़ अ फंक्शन ऑफ T, जैसे T चेंज होगा हमारे पास S भी चेंज होगा, तो मेरे पास S वाला T1 पे जाके फंक्शन क्या बन गया, S ऑफ T1। देन हमारे पास एक वेल डिफाइंड बड़ा खूबसूरत सा एक क्वोशंट बनता है। वो क्वोशंट हमारे पास क्या होता है जी, S ऑफ T1 माइनस S ऑफ T डिवाइडेड बाय T1 माइनस T। ये जो हमारे पास क्वोशंट बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज।
मीन्स क्या कि जिस तरह हमने हमारे पास क्या था कि स्टार्ट पे हमारे पास टाइम t था, एंड पे जाके हमारे पास टाइम t1 बना, जो उसकी हमने दूसरे लम्हे पे फाइनल टाइम की बात कर लें तो वो हमारे पास t1 था। तो अगर हम इस तरह का क्वेश्चन बनाएं s(t1) यानी कि स्टार्ट पे उसकी क्या वैल्यू थी और एंड पे क्या वैल्यू थी, उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करके देन जो हमारे पास टाइम था उसका डिफरेंस फाइंड करके दोनों को डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा उसको हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज। लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन होगी। कन्फ्यूजन कहाँ पे आएगी? इस टी पे डिपेंड कर रही होगी कि सारी चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही हैं हमारे पास, टी पे। कैसे डिपेंड कर रही हैं कि जैसे जैसे हमारे पास इस टी की वैल्यू वेरीज करेगी हमारे पास चेंज होता जाएगा ये सारा। अगर मैं इस टी को लेट कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये t1 कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए t से। अगर इस t1 की वैल्यू मैं कहता हूँ कि t1 इक्वल्स टू t प्लस डेल्टा t प्लस डेल्टा t। डेल्टा t का क्या मतलब होगा कि ये जो डेल्टा t है ये बहुत ही छोटा है हमारे पास, इसमें हम कोई कंडीशन नहीं लगा सकते कि कितना छोटा है। लेकिन इन अदर मीन्स अगर इसकी वैल्यू हम 100 ले रहे हैं तो ये राउंड अबाउट टेंस में होगा, मीन्स 1 से 9 तक कुछ वैल्यू होगी। अगर इस t की मैं वैल्यू 1 लेता हूँ तो हमारे पास इस डेल्टा t की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होगी, मीन इतना छोटा। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे मैंने t को अगर मैं लेट करता हूँ एट 1 सेकेंड या 0 सेकेंड और दूसरे t को मैं लेट कर लूँ आफ्टर द 1 आवर्स, तो यहाँ पे हमारे पास सारा मामला ख़राब हो जाता है। जो एवरेज रेट ऑफ चेंज की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है उसमें प्रॉब्लम बनता है, तो हम उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को ठीक तरह से मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस t को कौन सी कंडीशन दे दें कि हमारे पास t1 मस्ट बी ग्रेटर देन t, बट नॉट कि वो इतना बड़ा ना हो जाए कि हमारे पास ये सारा क्वेश्चन t बेकार हो जाए। तो हम क्या कहते हैं कि t को t प्लस डेल्टा t के थोड़ा बहुत बड़ा होना चाहिए। अच्छा, तो अगर मैं ये वैल्यू इसी में पुट करूं तो अभी देखिए हमारे पास फंक्शन क्या बनता है। हमारे पास ये सारा क्वेश्चन क्या बनेगा, एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी की जगह टी प्लस डेल्टा टी और माइनस टी। अभी आप देखें ये वाला टी और ये टी आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास ये सारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट होता है इस पर गौर करें। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 का नाम दूं तो एग्जैक्ट हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज की जो हमारे पास डेफिनेशन होती है वो ये ही होता है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये चीज़ है हमारे पास। अगर मैं इसको लिख दूं एवरेज रेट ऑफ चेंज इक्वल्स टू एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी ओवर डेल टी। इसको मैं बाद में किसी एक लेक्चर में जब हम इसको आगे मज़ीद आगे बढ़ाते हैं तो मैं इस चीज़ को मज़ीद वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा एग्जांपल के साथ कि ये चीज़ क्या बनती है, कि इसमें किस तरह चेंज आता है टी प्लस डेल्टा टी में। इसके बाद जो दूसरा हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज से हम प्रोसीड करना था वो था हमारे पास, उसको हमने नाम दिया था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है? जैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि वेलोसिटी एट द सर्टन पॉइंट या किसी एक ख़ास लम्हे पे जो वेलोसिटी होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं एक ख़ास लम्हे पे। तो सेम यही होगा, एक ख़ास लम्हे पे जो चेंज आ रहा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। लेकिन वो ख़ास लम्हा मैथ में हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो ख़ास लम्हा क्या था? तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो चीज़ है वो सिंपल सी चीज़ है कि हम क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं। अगर इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन 1 वाला जो क्वेश्चन था इसी पे मैं लिमिट लगा देता हूँ कि अगर लिमिट डेल्टा टी अप्रोच करे हमारे पास 0 को, तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन एज इट इज़ लिखें इसको एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी डिवाइडेड बाय
डेल्टा टी। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो इक्वेशन 2 को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यानी कि हमने एक लिमिट लगा दी। लिमिट का मतलब क्या है कि व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, कि इतना छोटा हो, ये ख़ास लम्हे पे हम बात करेंगे। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं डेरिवेटिव किस तरह बनता है। अभी हम देखते हैं जी, हमारे पास डेरिवेटिव के पास हम पहुँच गए। डेरिवेटिव हमने स्टार्ट किया जी एवरेज रेट ऑफ चेंज से। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या था? एस ऑफ टी वन माइनस एस ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी वन माइनस टी, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज था। या फिर दूसरी फॉर्म हमने इसमें टी वन को डिफाइन कर दिया कि टी वन की हमने स्पेसिफिक वैल्यू बना दी कि टी वन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो टी वन की जो वैल्यू थी क्या हमने मुख्तस कर दी कि वो हमारे पास टी वन होना चाहिए टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी वन माइनस टी। देन इसके बाद हमने जंप किया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पे। यहाँ पे लिख देते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो वो क्या था? हमने लगा दी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसको हमने नाम दिया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे क्या होता है? इसी चीज़ को हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं या डिफरेंशियल बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जब लिमिट डेल्टा टी ज़ीरो को अप्रोच करेगी तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे पहुँच गए, तो हमें इसको डेरिवेटिव का नाम दे देते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और डेरिवेटिव आपस में इंटरलिंक है। आप ये भी कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, क्योंकि डेरिवेटिव भी एक ख़ास पॉइंट पे होता है और इंस्टेंटेनियस उस ख़ास लम्हे पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जिसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगर हम कहते हैं कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, हम यूजली जो मेथड यूज़ करते हैं इसको सॉल्व करने का, लिमिट को हम क्या करते हैं, डेल्टा टी की जगह हम ज़ीरो पुट करते हैं। जैसे ही मैं इसकी जगह ज़ीरो पुट करता हूँ, देखिए क्वेश्चन में जैसे ही ज़ीरो आता गया और यहाँ पे एस ऑफ टी माइनस ज़ीरो माइनस एस ऑफ टी, तो आप देखेंगे हमारे पास ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बन रही है, क्योंकि ये ज़ीरो एस ऑफ टी माइनस एस ऑफ टी डिवाइडेड बाय ज़ीरो तो अनडिफाइंड फॉर्म होती है। तो डेरिवेटिव में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है कि हमारे पास ये जो डेल्टा टी है इस पर हमने लिमिट का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि हमने कॉन्टीन्यूटी को डिस्कस करके आए तो हमारे पास क्या था कि वो जो जिस पॉइंट पे हमने लेट से डेल्टा टी पे हम लिमिट अप्रोच कर रहे हैं, तो उस डेल्टा टी को मस्ट किस में आना चाहिए, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डेरिवेटिव में एक यही ख़ास बात थी जो इसको इंस्टेंटेनियस रेट से डिफ़र करती है कि हमारे पास अगर मैं कहता हूँ कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, देन ज़ीरो मस्ट बिलोंग टू द डोमेन ऑफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन होगा? जिस फंक्शन की हम बात करें, जिसका हम डेरिवेटिव फाइंड करें। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हम यहाँ पे जो डेरिवेटिव बन रहा है वो किस फंक्शन का बनेगा, एस का, और बनेगा किसकी रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू जो डेल्टा के साथ वैल्यू आएगी टी का। तो हमारे पास डेल्टा टी अगर ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं तो हमारे पास कंडीशन होगी कि ज़ीरो मस्ट बिलोंग टू डोमेन ऑफ एस। इस कंडीशन को हम किसी तरह छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है। वो क्या होता है हमारे पास, मैं इसको जब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने आना है तो मैंने मज़ीद इस पर और बात करनी है, इसको विद इन डिटेल आपको एक्सप्लेन भी करना है कि जो बात मैं अभी करने जा रहा हूँ कि वो बात हमारे पास क्या थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है हमारे पास कि जब भी कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है, हमने देखा कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन था, अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा तो हम उसके डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं। ये वाली कंडीशन थी कि उसमें जो पॉइंट था वो उसकी डोमेन में आना चाहिए। जब डोमेन में आएगा तब उसकी
दूसरी लिमिट चेक करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो जो कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन वो ही बन सकता है डिफरेंशियल फंक्शन, यानी कि डिफरेंशियलेबल फंक्शन जिसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसका अगर मैं कन्वर्स देखूं, जो भी हमारे पास डिफरेंशियलेबल फंक्शन होगा, यानी कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो उस पे मस्ट कंडीशन है कि हर हाल में वो फंक्शन हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन भी होगा। ये पेट बात है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। लेकिन जो हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन है उस पर यह कंडीशन नहीं है कि वो हर हाल में डिफरेंशियलेबल हो। हाँ, लेकिन हम चेक उसी फंक्शन को करते हैं कि अगर वो कॉन्टीन्यूस है तो आया कि वो हमारे पास डिफरेंशियलेबल भी है या नहीं है। तो ये था हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट था, बैकग्राउंड था, हमने वो चेक कर लिया। एट द एंड इसमें कुछ नोटेशंस आती हैं, वो नोटेशन बता के अपने लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं। हमारे पास कौन सी नोटेशन आती है? डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो चीज़ मैंने लिखी यहाँ पे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो एस टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो इस पूरी चीज़ को हम लिखते क्या है, इसको हम बोलते हैं कि द डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन, और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे फंक्शन था हमारे पास एस था किस चीज़ का, टी का, देन हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज़ द डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन एस विद रिस्पेक्ट टू टी। इसी चीज़ को मैं दूसरी तरह लिख सकता हूँ, विच इज़ इक्वल्स टू डी एस डिवाइडेड बाई डी टी। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, दिस इज़ नॉट अ क्वोशंट और जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन और अ सिंबल ऑफ द डेरिवेटिव, कि हमारे पास डी को हम एस को हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी। इसको हम ये नहीं कह सकते कि डी एस डिवाइडेड बाई डी टी, हम इसको पढ़ते ज़रूर है, लेकिन मैथ्स में इसके वो डिवीजन वाले मीनिंग्स हरगिज़ नहीं ले सकते। इसी तरह इसकी और भी नोटेशंस होती हैं, और जब हम ये चीज़ फाइंड कर लेते हैं डी एस ओवर डी टी या एस ऑफ टी, इसको हम बोलते हैं द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, विच इज़ इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, या इसी चीज़ को हम बोलते हैं द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन। याद रहे कि ये तो हमने तो उसकी पूरी डेफिनेशन डिटेल से पढ़ ली, लेकिन जब इसके क्वेश्चन आते हैं बाय डेफिनेशन, उसको मैंने एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसमें क्या होता है, हमने एक 4 स्टेप फार्मूला बनाया हुआ है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं डिटेल से बताऊंगा। इसी चीज़ से सारा इंटरलिंक करेगा। अगर इस चीज़ की समझ है देन वो कुछ चीज़ मुश्किल नहीं है। तो बाय डेफिनेशन हम उसका मेथड भी पढ़ेंगे, उसकी एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट मूव कर जाएंगे जो हमारे पास इजी मेथड आ जाते हैं डेरिवेटिव को सॉल्व करने के, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, यानी ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे। और हम दूसरा जो मैंने एक नोट लिखा था कि एवरी कॉन्टीन्यूस फंक्शन मस्ट नॉट बी, कि हमारे पास वो उसमें मस्ट की कंडीशन नहीं आती कि वो डिफरेंशियलेबल हो, लेकिन जब डिफरेंशियलेबल होगा तो हर हाल में कॉन्टीन्यूस होगा। इसकी एग्जांपल भी हम देखेंगे। तो तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।